जेएसओ का कट ऑफ जिनका भी क्लियर हो रहा है और सोच रहे हैं अभी भी कि कहां से क्या क्या पढ़ें, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे इस वीडियो में 3-4 चीजें डिस्कस करूंगा। एक, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है डिटेल्ड वो, और आप कहां से कौन कौन सा चैप्टर किन किन बुक्स से पढ़ सकते हैं उसके बारे में पहली बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस किस चैप्टर का कितना वेटेज है, एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का पिछले 5 सालों में कौन कौन सा चैप्टर पूछा गया है। 2 बातें हो गई। फिर तीसरी बात करेंगे कि भैया जो पूरा सिलेबस है आपका, उनमें से कौन सा चैप्टर इजी है और डुएबल है, जिनको आप इजीली कर सकते हैं कम टाइम में, वो देखेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर वहां से बना सकें। और चौथी बात, डेली आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए जेएसओ के लिए, इस पे बात करेंगे। आइए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता हूं मैं सिलेबस पे। आपका जो सिलेबस है, पहला चैप्टर आप देखेंगे जब आप अपना ओपन करेंगे सिलेबस नोटिफिकेशन से, तो आपको मिलेगा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपको देखें, इसका देखिए जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, डेटा की प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो भैया ये कवर होगा आपका क्लास 9th, क्लास 10th एनसीईआरटी, और 11th में एक स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है इकोनॉमिक्स वाली, उससे कवर होगा। ठीक है, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, और ये चैप्टर अभी वेटेज वगैरह देख लेंगे, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, तो इसको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। आगे फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्यारा चैप्टर, इजी चैप्टर। ठीक, मीन के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, तो जो आपने एसएससी में पढ़ा है कि ये एवरेज है, फिर ये चला जाता है, एक आ जाता है, वो सारे उस तरह के भी ढेर सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे तो आपको एक बोनस रहेगा, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक, मीडियन, मोड वगैरह, पार्टीशन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको? ये पढ़ना चाहिए आपको क्लास 11th की वही जो स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है इकोनॉमिक्स की, उससे पढ़ सकते हैं। ठीक, उसमें मोर और लेस लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। वहाँ पे आपको स्पेशली देखिए, जो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो डेसाइल पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो डेसाइल को बढ़िया से करना चाहिए। परसेंटाइल और डेसाइल के नहीं, क्वार्टाइल के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो क्वार्टाइल को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए। परसेंटाइल और डेसाइल इजी है, क्वार्टाइल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होता है, क्वेश्चंस इक्का दुक्का कभी पूछ लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, इजी पार्ट है, नंबर देगा। सोर्स क्या रख सकते हैं? क्लास 11th की बुक। ठीक, आगे चलते हैं। राइट, ओके। अच्छा दोस्तों, मैंने एक कोर्स लेके आया हूं जेएसओ का। पीछे हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए AAO में, पिछले 5-6 सालों में खूब सिलेक्शन दिए हमने। ठीक, और इस बार वही चीज रिपीट करनी है। एक बार जो बन जाती है ना, उसको फिर बनाना पड़ता है लेगेसी। तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं इस टाइम, ताकि आप लोग ढेर सारे बच्चों को सेलेक्ट करा सकूं। ठीक, तो जेएसओ का कोर्स लेके आया हूं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उस कोर्स में बिना लेट किए एनरोल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यार खुद से पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। AAO की बात करूं तो हमें बहुत सारे सिलेक्शन दिए, ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 6, 8, 9, 12, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यार कब तक जेएसओ के इसमें मैं AAO की बात करता रहूंगा। तो इस बार इतने सारे सिलेक्शंस आपके देने हैं कि जैसे आप नाम देख रहे हैं, लिस्ट भरी हुई है, वैसे आपके नामों से लिस्ट भर जाए। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं जरा दोस्तों। अब इसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, बड़ा ही इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये बेस्ड अभी जो आप पीछे जो सारी चीजें अभी बात हो रही थी मीन वगैरह का, उसी का एक्सटेंशन होता है। आप मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फिर क्वार्टाइल रेंज वगैरह, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। बड़ा इजी चीज, इजी, सारे इजी हैं एकदम, आराम से आप कर सकते हैं, और स्कोरिंग है, आपको नंबर बढ़िया देंगे। ठीक, मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, ये वाला एरिया भी बड़ा ही मतलब क्वेश्चंस आपको ढेर सारे दिखते हैं एग्जाम में, हर साल पूछा गया है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इस एरिया को भी किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना ही नहीं, मतलब इसको छोड़ना क्राइम है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप कर सकते हैं। अब कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए आप चाहें तो बीकॉम की स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इवन एक मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर 8 करके, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। उसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में ठीक ठाक बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए हैं, वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अगले टॉपिक पे, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, ये टॉपिक
3 अलग अलग कॉन्सेप्ट सेम जगह, और फॉर्मूला ढेर सारे आते हैं। लेकिन एक बात विश्वास मानिए, अगर आपने फॉर्मूला लिख के बढ़िया से याद कर लिया, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस ईयर के, तो यहां से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहां पे भी मतलब दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी वेटेज देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक, बात करो इसके आगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, तो ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, और मोमेंट्स, स्क्यूनेंस एंड कर्टोसिस करना कहाँ से है, तो फिर आपको इसके लिए या तो बीबीए या बीकॉम वगैरह की बुक चाहिए। ठीक है, बीबीए बीकॉम की बुक चाहिए। ठीक, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथ्स का हिस्सा है, वहाँ पे इसका पूछा जाता है। ये इस जो कोरिलेशन वाला हिस्सा है आपका, वो आप देखेंगे जब 11th वाली किताब उठाएंगे एनसीईआरटी की, जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स करके है, तो उसमें आपको कोरिलेशन का वर्ड मिलता है। लेकिन जब प्रीवियस ईयर पेपर आप देखते हैं तो वहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा पूछा गया है, जो चीज़ें उस बुक में कवर नहीं है। तो आपको क्लास 11th वाली बुक उठा सकते हैं, कोरिलेशन कवर किया आपने, उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन के लिए फिर आपको बीकॉम वगैरह की किताब उठानी पड़ सकती है। रिग्रेशन की बात करूं तो ये आपका 11th वाले बुक में बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की किताब उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से उठा सकते हैं, चाहे तो उठा सकते हैं आप इग्नू से, लेकिन जिस लैंग्वेज में आपको एनसीईआरटी का मटेरियल मिलता है, जो इजी लैंग्वेज, इग्नू मुझे उतनी इजी नहीं लगी वो, और मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप चाहें तो दूसरे बोर्ड्स की भी उठा सकते हैं। ठीक है, किसी और मतलब बीकॉम की ग्रेजुएशन की आपको उठानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग मैथ्स वगैरह की तरफ मत जाइएगा, अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है। वहाँ पे भी ये टॉपिक एक्सप्लेन्ड है, उससे भी आप कर सकते हैं अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो, आपने पढ़ रखा है तो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, लंबा टाइम हो गया छोड़े हुए, तो यू कैन गो फ्रॉम फॉर एनी बीकॉम बुक, ग्रेजुएशन बुक। ठीक है, राइट। इसमें भी इसको पढ़ने का तरीका जो सबसे बढ़िया है, जब भी आप पढ़ें मल्टीपल सोर्सेज से, तो देखिए स्कैटर डायग्राम आपने कवर किया क्या, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कर लिया क्या, सिंपल रिग्रेशन लाइंस किया, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन किया। इस तरह से मेजर ऑफ एसोसिएशन, एक एक टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के आपको पढ़ना है, नोट्स रेडी करने, और फिर देखना है प्रीवियस ईयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, वो देखना बहुत जरूरी है। वहीं से आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैंने जो अपना कोर्स बनाया उसमें यही काम किया है, पहले आपको वीडियोस दी हैं, ठीक है, वीडियो का नोट्स ऊपर, और उसके नीचे जस्ट प्रीवियस ईयर के क्विज फॉर्मेट में 10-10, 15-15, 16-16 ऐसे 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन के, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। खैर, प्रमोशन की बातें खत्म करते हैं, आइए इधर। ठीक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप कहाँ से पढ़ते हैं? अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी पे आ गए हम। इसके पीछे जितने भी चैप्टर्स थे, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग नहीं है, या तो आपको आते रहेंगे या तो नहीं आते रहेंगे। ठीक ठाक प्रैक्टिस करके गए तो बढ़िया नंबर देंगे। इवन कोरिलेशन और रिग्रेशन रेड इसलिए मार्क्ड है कि टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन आपने ढंग से किया तो आपको मार्क्स देगा, धोखा नहीं देगा। अब प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये धोखा कभी भी दे सकती है। रीजन भैया, इसमें क्वेश्चन जो है बड़े लॉजिकल होते हैं, कहीं भी आपने गलत लॉजिक पिक किया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ेगी। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी तक आ गए तो फिर इसको ढंग से प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर को उठा के ना, आपने कॉन्सेप्ट समझा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह अच्छे से समझा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह आप जानते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उनको भी बढ़िया से, जो आप इसके लिए सीजीएल के लिए पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो उनको भी एक बार देखा ढंग से, और फिर क्वेश्चंस किया आपने बढ़िया से इसके किए। ठीक, इसमें प्रॉब्लम करेगा आपको बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम भगवान का नाम लेके स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलती से आ गया तो 2 नंबर का नुकसान होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक, अभी आएंगे क्या छोड़ सकते हैं क्या नहीं, क्यों मैंने कहा छोड़ने को, इस पर भी आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये जो है जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी हो गई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें ढंग से करिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझिए उनको। ठीक है ना, स्पेशली आप, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ढंग से करने की जरूरत है। कहाँ से कर सकते हैं? तो तमिलनाडु बोर्ड की आपको इवन ऑनलाइन आप सर्च करेंगे ना, जब ये टॉपिक का नाम डालेंगे और डाल दीजिए आगे TN बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक, चाहे तो, राइट। या फिर आपके पास आपने अपना नोट्स वगैरह बना रखा है तो रिवाइज करिए, और प्रीवियस ईयर इसके जरूर करके जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब भर भर के आपसे बल्क में। ये चैप्टर बड़ा ही मतलब स्कोरिंग चैप्टर है, स्पेशली ये दोनों। अब मैं आता हूं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, इसी चैप्टर का एक्सटेंशन है, बहुत तगड़े तरीके से चेंज हो जाता है पूरा अप्रोच प्रोबेबिलिटी को देखने का। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी। ठीक है, फिर इसमें आ जाती है जैसे बाइनोमियल, पॉइसन। ठीक है, ये सारे आपको ढंग से एक एक टॉपिक को ही, मतलब मैंने कहा
कि देखिए कि क्या आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया, फिर क्या पॉइसन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, बाइनोमियल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि यार मैं क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा अगर, तो क्या इसको छोड़ना ठीक है, ये बात समझना जरूरी है। तो ये जब आप क्वेश्चंस करोगे, टॉपिक देखो टफ लग रहा है, क्वेश्चंस कितने हैं प्रीवियस ईयर में, अरे यार इतना ही है, ठीक है स्किप कर सकते हैं, लेकिन यार क्वेश्चन भर भर के हैं, फिर तो यार कर लेते हैं, टाइम दे देते हैं, ये ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है, राइट। अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ हो जाता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अगर टाइम है कि नहीं है, अदरवाइज ये बाइनोमियल पॉइसन वगैरह आप कर सकते हो आराम से, बहुत टफ वो नहीं है, ठीक, राइट। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे। अब बात करूं दोस्तों मैं आपसे सैम्पलिंग थ्योरी, हाँ पढ़ने का मैंने आपसे बता दिया कहाँ से पढ़ना था, तो आप तमिलनाडु बोर्ड को या इसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है उसमें, मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल और तमाम चीज़ें समझ में आएगा, पर टाइम लगे। इग्नू जैसा उन्होंने एकदम छोटा मोटा ऐसा नहीं किया है, ढंग से मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाया, तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैम्पलिंग थ्योरी की। सैम्पलिंग थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है भैया, ये खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। सैम्पलिंग थ्योरी मैंने और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये दोनों ही जो है आपको रुलाएंगे थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एकदम नई चीज़ होगी। ये थ्योरेटिकल चैप्टर, इसमें थ्योरीज काफ़ी मिलेंगी और फिर उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको, ठीक। इसको करने का जो सोर्स होना चाहिए, देखिए वैसे सैम्पलिंग की बात करें, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक एक पॉपुलेशन का कलेक्ट करेंगे, नहीं, हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक। मतलब 100 लोग हैं तो हो सकता है हम 20 लोगों का डेटा लें, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। फिर सैम्पलिंग पढ़ेंगे या फिर सैम्पलिंग एरर आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, एक आपने मैनुअली सेलेक्ट किया कि यहाँ करना है, और फिर मतलब उसमें तमाम तरीके हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आप पढ़ेंगे। फिर उसके रिलेटेड वो जो एरर्स और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप अपना रेडी करेंगे, ठीक। और फिर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन का ही मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। सैम्पलिंग का चैप्टर स्पेशली जो सीए इंटर करते हैं बच्चे, वहाँ पे इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि ऑडिट में भी सेम चीज़ यूज होती है, जो सीए बनते लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, उनका मेन काम ऑडिट करने का, तो वहाँ पे कैसे सैंपल कलेक्ट करना, वो सारी चीज़ें, इसलिए बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है। बट वो मटेरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि किसी भी बीकॉम की बुक उठा लीजिए या बीबीए वगैरह की बुक उठा लीजिए और वहाँ से इसको कर डालिए, ठीक है, राइट। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये भी चैप्टर आपको बीबीए वाली किताब से ही करनी है। हाँ, ध्यान क्या रखना है यार, जब भी आप पढ़ रहे हो तो देखो क्या आपने कवर किया, ये ठीक है ना, जैसे चाई स्क्वायर क्या आपने कवर किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत जरूरी है। पिन पॉइंटेड प्लस प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रख के आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से आपको प्लान करना है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ सकते हैं, ठीक, राइट। इसके बाद आप आ जाएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये भी तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th में आपको मिल जाएगी, ठीक। टाइम सीरीज की बात करूं, ये भी क्लास 12th की किताब में है, और इंडेक्स नंबर ये क्लास 11th की बुक में है दोस्तों। इंडेक्स नंबर क्लास 11th की किताब में है, जो मैंने एनसीईआरटी की बात की थी, स्टैटिस्टिक्स की क्लास 11th, ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक, उसमें है। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पे पूरा कवर्ड नहीं है, जितना जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो आपको मिलता है कि यार आधा अधूरा कवर्ड है, आप 40-50% आप कर पाओगे, बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन के मटेरियल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। दो टॉपिक, एक कोरिलेशन मैंने बताया कि ये 11th में आपके है लेकिन आधा अधूरा कवर्ड है, तो वहाँ पे आएगी दिक्कत। अब दोस्तों तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन का भी उठाना पड़ेगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, ठीक। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज और ईयर वाइज क्या रहा है वेटेज किस चैप्टर का। इतनी बात तो हो गई, क्या इजी है क्या टफ है आपने देखा, अब इस पर बात करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है दोस्तों, उसने एकदम अपना स्कोर राहुल द्रविड़ की तरह बना रखा है, 4, 5, 6, 5, 5, ठीक है, 2019 से 2023 तक का डेटा है। तो 5 क्वेश्चंस मतलब 10 मार्क्स आपको ये दे देगा। ये क्लास कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, बहुत ही ईजी चैप्टर, थ्योरेटिकल टाइप का, आप 9th-10th में भी इसके बारे में पढ़े हो, ठीक है, और बड़े आराम से आप ये 10 नंबर आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक। ये 10 नंबर जैसे ही दोस्तों आपने कवर किया, उसके बाद आ जाइए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों देखिए कितने नंबर देगा, 20 नंबर। और मुझे पूरा विश्वास है 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ वो मिलेंगे जो एसएससी में पढ़े, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मतलब 7, 8, 10 नंबर तो यहाँ पे आपको मुफ्त के मिलेंगे, ठीक है।
प्लस मीन वगैरह निकालना, मीडियन आपने 10th क्लास में भी निकाला था, उसके बाद अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो भी निकाला है, तो बड़ा इजी टॉपिक है। मीन मीडियन मोड छोड़ना तो गुनाह है, ठीक है, ठीक। और मीडियन जानते हैं तो क्वार्टाइल भी तुरंत सीख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूल भी गए हैं तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल भी देख लीजिए। 20 नंबर के आसपास आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 20, 10, 30। अब आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से, ठीक है, राइट। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का भी चैप्टर जो है इन्हीं को यूज करता है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे सारी चीजें यार सेम है, ठीक है, राइट। तो इस पे भी देखिए, आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम 6, मतलब 18 नंबर से 12 नंबर, ये नंबर भी मुझे लगता है एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कोई क्वेश्चन एग्जाम में टफ आ गया बात अलग है, बट आपको इतना रेडी होके जाना है कि इतने तो एकदम भैया कवर्ड। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मोमेंट्स एक टॉपिक, स्क्यूनेस दूसरा और कर्टोसिस तीसरा। इस पे बड़े प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक, फॉर्मूले याद करने हैं, मजा आ जाएगा करके, एकदम मतलब ऐसा लगेगा यार मजा आ गया, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। करके जाइए, देखिए कितने क्वेश्चन आपको देगा, कम से कम 18 नंबर और अधिक से अधिक 32 नंबर, 32 मार्क्स। तो इन नंबर को छोड़ना इज लाइक सिन, आपने बहुत बड़ी क्राइम की, इसको तो एकदम कवर करके रखना है। अब बात करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन टफ टॉपिक है, कुछ चीजें इसमें मतलब काफी वैसा वेरीड है, ठीक है, लेकिन आप पाएंगे कि आप इसमें न्यूमेरिकल्स काफी मिलते हैं और देखेंगे मैक्सिमम 14 क्वेश्चन, मिनिमम 9, मतलब 28 से 28 नंबर, 18 to 28 मार्क्स। तो भैया इसको भी ढंग से कर लो। 9 क्वेश्चन में से अगर 5 भी आपने कर दिए, 6 भी कर दिए, तो आप समझिए कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक। 1-2 नहीं भी हुए और 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन तो टफ रहते हैं। आप समझिए बिल्कुल इस पेपर को वैसे ही जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, दूसरा पेपर देते हैं जिसमें कुछ एरिया बहुत टफ होता है, कुछ एवरेज होता है और कुछ ईजी होता है। तो हमें ईजी और एवरेज वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कहीं से भी। बहुत टफ आ जाए, आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए, छूट जाए, कोई गलती नहीं, ठीक। अब बात करते हैं टाइम सीरीज, ठीक है। टाइम सीरीज छोटा सा टॉपिक भी है, बहुत बड़ा है नहीं, और आपको 8 से 10 नंबर दे सकता है, इसको आप फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सेम विद इंडेक्स नंबर, आप देखिए 12 to 16 मार्क्स, ठीक है। अब मेन जो बात आती है वो आती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे 54 मार्क्स, 27 क्वेश्चन मतलब 54 मार्क्स, ये नहीं सॉरी 60 मार्क्स, और मिनिमम कितने हैं दोस्तों 21, मतलब 42 मार्क्स। तो ये प्रोबेबिलिटी के 2 चैप्टर्स आप जब उठाएंगे अपना सिलेबस तो आप पाएंगे 2 चैप्टरों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी जो आपसे बात हो रही थी, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर है, एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी के नाम से आपके सिलेबस में। तो उन दोनों का जो वेटेज है देखिए दोस्तों, 60 मार्क्स एक चैप्टर कवर कर रहा है, ठीक है, और मिनिमम आप देखिए तो 40 मार्क्स, ठीक है, 40 से ज्यादा। सो ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे फिर आपको लेगा ये टाइम। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने थ्योरी समझ ली, सब काम कर लिया, नोट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर पे आ जाओ तुरंत, ठीक है, लगाते जाओ, जितने होते जाए बहुत बढ़िया, ना हो समझो कैसे होंगे, ठीक है, राइट, करो, फिर उनको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक। बहुत ही कोई रैंडम हो, ठीक है, जैसे अभी बात हो रही थी बेस थ्योरम की, वो छोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे मतलब यार कॉन्सेप्चुअल जो थोड़ा बहुत मतलब यार ये चीज ऐसे होनी थी, नहीं, ये अरे यार नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है, जो थोड़ी मोड़ी गलती हो वो ना हो, तो यहां से आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ठीक है, यहां से आप बढ़िया, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी आती भी, आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक। हो सकता है आपने सैम्पलिंग ना पढ़ी हो, ये ना पढ़ा हो। इसका अगर वेटेज देखते हैं तो 40 मार्क्स, मिनिमम 36 मार्क्स, राइट, 44, 36, ठीक है। तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि आप अगर 50% भी स्कोर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये होनी चाहिए आपकी कि भैया ये जो चैप्टर हैं मैं तो इनको पी जाऊंगा, खा जाऊंगा, ठीक है। प्लस इसका जो प्रोबेबिलिटी के जो 2 चैप्टर मैंने बताए, कम से कम पहला चैप्टर वो सभी आपने पढ़ा है, जैसे आपने मीन वगैरह पढ़ा है, मीडियन मोड, वैसे उसको पढ़ा है, तो उसको और थॉरली जाने की जरूरत है, वहां से नंबर मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चैप्टर्स और दूसरा ये, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अगर खुद से कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना चाहिए ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट इतने पे ध्यान लगा दो। टाइम हो तो इंडेक्स नंबर आप कर सकते हो, इंडेक्स नंबर भी इजी टॉपिक है, लेकिन वैरायटी आती है तो करना तो ढंग से करना, पूरी करना, लाइन बाय लाइन जो सिलेबस दिया इन्होंने वर्ड बाय वर्ड कि सबको आपने कवर कर लिया, नहीं वो ध्यान देना, तो ये भी आपको 12 से 16 नंबर देगा, ठीक, राइट। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना। अब मैं दोस्तों आपसे बात करता हूं कि भैया कट ऑफ रहती क्या है जनरली,
मतलब कितने नंबर लोग स्कोर करते हैं जेएसओ स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, जो लोग जेएसओ बनते हैं, तो आप पाएंगे दोस्तों 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे मार्क्स आते हैं लोगों के, 90, 100, ठीक है। आपको कम लोग मिलते हैं जो 100 से ऊपर हो, ठीक। 130, 140 हाईएस्ट मार्क्स आ जाता है इंडिया में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सारे नहीं, 200 में 200 आता भी नहीं है, आपको लाने भी नहीं, ठीक है। आपको मैक्सिमम लाने हैं मिनिमम टाइम में, ठीक। तो उसी हिसाब से आप प्लान करिए। सिलेबस मैंने आपके सामने पूरा एक बर्ड आई व्यू दे दिया है कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो ढंग से उसको कर लेना है, ठीक है, राइट। और अपनी तैयारी को कितने घंटे देना है, लास्ट जो बात मैंने आपसे बोली थी इस पे बात करूंगा। तो दोस्तों अगर घंटे की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भी दो तो कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा मत देना इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ऑलरेडी है, ठीक है। सब में से आप आधा आधा घंटा टाइम चुराओ, इसको 2 घंटे मैक्सिमम दे दो, ठीक है। डेली दे दो 2 घंटा, एग्जाम के दिन तक आपको अच्छे नंबर देगा, ये आपको मजा आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करा सकता है। इस बार दोस्तों जेएसओ की सीटें हैं 750, तो इस मौके को आपको चूकने नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपको डेफिनेटली इस बार एक सिलेक्शन पक्का कर लेना चाहिए, ठीक है। एक पेपर को अगर 2 घंटे आपको ज़्यादा पड़ रहे हैं तो आप 1.5 घंटे दो, ठीक है। 1.5 घंटा इज ऑल्सो वेरी गुड। 30 दिन में 45 घंटे होते हैं। अगर आपको 1 महीना टाइम मिला 45 घंटा, 2 महीना मिला 90 घंटा, मेरे भाई 90 घंटा में क्या ये सारे चैप्टर्स जिनकी बात हुई वो कवर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतने की तो बात कर रहा हूं मैं। मेन चैप्टर आप देखोगे ये तो 40 नंबर में छोड़ रहा हूं अभी आपके लिए, इसको हम बाद में करना अगर टाइम मिल जाए तो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो रेडी कर लो, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक, राइट। प्रोबेबिलिटी में भी 2 पार्ट है, एटलीस्ट पहला वाला पहले कंप्लीट करो, आपके लिए इजी है, ठीक है ना। फिर दूसरे वाले में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, वो कर लिया, क्वेश्चंस छोड़ दिया, ठीक है, क्यों क्वेश्चंस कम पूछे गए उससे। इस हिसाब से आपने किया कि यार मतलब कहाँ मैग्नीट्यूड है क्वेश्चंस का, ठीक है। सेम चीज है जैसे मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एरिया बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोऑर्डिनेट किसी साल मन करेगा भैया 2-3 क्वेश्चन पूछ देंगे, अदरवाइज पड़ा रहेगा, कभी एक कभी नहीं आया। तो उसी हिसाब से हर सिलेबस में चलता है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको कम टाइम में कहां कहां से स्कोर कर सकते हैं वो चीजें पढ़ के एकदम तैयार हो जाना है, इस बार सिलेक्शन ले लेना है, ठीक। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एंडिंग इट। मिलेंगे फिर, और हाँ मुझे पूरा विश्वास है, पूरी जान लगा के आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक, करते रहो। अगर आप हाँ हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो हमारे साथ, और हम आपको बहुत बढ़िया तैयारी कराने की पूरी मतलब आपको एक क्या मैं बोलूँ आपको आश्वासन देते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।